नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजनीतिक हलकों में अगर देखा जाए तो एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी और एआईडीएमके का जो गठजोड़ है वो अब खत्म हो गया है। एआईडीएमके ने अपनी तरफ से गठबंधन को खत्म कर दिया है। इस तरीके की जो खबर है वो इस वक्त आ रही है। लगातार हम देखते रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर कि कैसे उसमें फूट पड़ी हुई है या उसमें परेशानियां हैं। उसके बीच में ये बड़ी खबर एनडीए की तरफ से आ रही है, जहां पर एआईडीएमके जो बीजेपी के साथ तमिलनाडु में बीजेपी को लग रहा था कि कम से कम एआईडीएमके का साथ लेने के बाद एक बड़ा मोर्चा, कम से एक गठबंधन बनाकर टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस और डीएमके को, वो गठबंधन अब टूटता नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कारण रहा है एआईडीएमके का ये गठबंधन खत्म करने का? देखिए, जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई, वो गाये बगाए जिस तरह के बयान देते आए हैं, खासतौर से एआईडीएमके जो कि एक बीजेपी के विश्वस्त सहयोगी है, उसे लेकर जो बयानबाजी हुई है वो एक प्रमुख कारण रहा है, जिसके चलते एआईडीएमके की ओर से ये गठबंधन समाप्त करने का ऐलान किया गया है। हालांकि यहाँ जो हमारी बीजेपी नेताओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये एक स्थानीय स्तर का मामला है, जो मतभेद है उनको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे भी जो बयान आया है एआईडीएमके की ओर से किसी वरिष्ठ नेता का बयान नहीं है, एक जूनियर लीडर का बयान है, तो इसलिए लिहाज से ये एआईडीएमके एक संकेत देना चाहती है बीजेपी को कि वो कम से कम अन्नामलाई के जो बयान है उनके ऊपर लगाम कसे, ताकि ये जो संबंध है बीजेपी एआईडीएमके के, ये आगे भी बने रहे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एआईडीएमके के बीच में जो जहां तक सीटों का बंटवारे का सवाल, ये तय पहले ही हो चुका है। कुछ दिनों पहले जब पळनिस्वामी जब दिल्ली आए थे, यहाँ उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और मोटे तौर पर बीजेपी की जो वहाँ पर तमिलनाडु में सहयोगी पार्टियां हैं, उनके साथ लोकसभा की सीटों का तालमेल और बंटवारा भी हो चुका है। तो ऐसे में अब ये निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करेगा, जिस तरह का बयान एआईडीएमके की ओर से आया है, कि क्या वाकई एआईडीएमके गंभीर है इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, या फिर वो केवल जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके बयानों से नाराज है और उनको एक संदेश देना चाहती है कि उनके रहते हुए शायद ये गठबंधन ना हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसको पहल करनी होगी ताकि ये जो गठबंधन है बना रहे। और बीजेपी को जरूरत भी है एआईडीएमके की, क्योंकि अभी संसद का विशेष सत्र चल रहा है, माना जा रहा है कि कोई बड़ा बिल सरकार यहाँ पर लेके आ सकती है। तो ऐसे में एक एक वोट कीमती है, कम से कम राज्यसभा में, तो इस लिहाज से बीजेपी को एआईडीएमके की जरूरत रहेगी, और इसलिए ये जो मतभेद है इसको सुलझाने का प्रयास भी बीजेपी अपनी ओर से करेगी। लेकिन अखिलेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमेशा ये खबरों का सिलसिला रहता है कि इंडिया गठबंधन में इसका बयान और उसका बयान, उसके मद्देनजर अगर देखें तो कम से कम बीजेपी के लिए ये एक झटके के तौर पर जरूर आएगा। चाहे समझा बुझा के उन्हें वापस लाना पड़े, पर एनडीए के लिए कम से कम तमिलनाडु में जो उम्मीद लगाई बीजेपी बैठी थी कि साउथ में डीएमके और साथ ही साथ कांग्रेस का जो अलायंस है उसको टक्कर दे पाएंगे एआईडीएमके के साथ, फिलहाल उसमें अगर दरार पड़ती है तो बीजेपी के लिए झटका जरूर होगा। झटका जरूर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि विशेष सत्र अभी चल रहा है, बीजेपी को भी बहुत जरूरत है तमाम सहयोगी दलों की, और राज्यसभा में जहां पर कि सरकार को बहुमत नहीं है, वहां पर मान लीजिए कोई ऐसा बिल आता है जो कि संविधान संशोधन का बिल हो, तो ऐसे में एक एक वोट कीमती है, और इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि एआईडीएमके के साथ कोई भी रिश्ता हो। शायद ये भी यही कारण है कि एआईडीएमके ने ये वक्त चुना है अपना संदेश, कड़ा संदेश देने के लिए। एआईडीएमके दरअसल ये चाहती है कि जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, वो अपनी बयानबाजी पर काबू पाएं। लगातार जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो केवल डीएमके के खिलाफ नहीं होते हैं, बल्कि एआईडीएमके के भी खिलाफ कई बार हो जाते हैं। और यहाँ बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि वो युवा हैं, वो पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी का आधार बढ़ाना चाहते हैं राज्य में, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गठबंधन की बात है और बहुत फूक फूक करके कदम बीजेपी को रखना होगा। निश्चित तौर पर ये जो आज ऐलान किया गया है एआईडीएमके की ओर से, ये बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश शर्मा इस वक्त जानकारी दे रहे थे। ये एक बड़ी खबर इस वक्त जो राजनीतिक हलकों में जिस पे चर्चा चल रही है, एआईडीएमके ने कम से कम एक नेता के बयान के हिसाब से अगर बताया जाए तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ अब कोई उनका गठबंधन नहीं है। क्या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है? अन्नामलाई जो वहां पर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और बार बार एआईडीएमके पे हमला करते हैं, उन्हें साधने के लिए, या फिर एआईडीएमके अलग अपना रास्ता जैसे पहले लड़ता आया है, अकेले लड़ने की अब तैयारी कर रहा है, तो एक 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट जो है तमिलनाडु में देखने को आगे मिल सकता है।
चलिए अब बात करते हैं आज से संसद का विशेष सत्र जो शुरू हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने नए भवन में उन्होंने कहा कि भले ही हम चले जाएंगे लेकिन पुराने भवन भी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इस बात का गर्व करता है कि G20 में भारत की अध्यक्षता के समय अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आतंकी हमला हुए और पूरे विश्व में ये हमले एक इमारत पर नहीं था, ये लोकतंत्र की मां हमारी जो जीवात्मा है उस पर हमला था। आज का दिवस संसद के सदस्यों और के गौरवगान का दिवस है। प्रधानमंत्री ने इस पर पूर्व प्रधानमंत्रियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के शब्द हमें आज भी प्रेरित करते हैं। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने देश के वीर जवानों को प्रेरणा इसी सदन से दी थी। हरित क्रांति की नींव इसी सदन से रखी गई थी। बांग्लादेश की आजादी भी इसी सदन से इंदिरा गांधी ने सुनिश्चित की थी। इस सदन से इमरजेंसी भी देखी। ग्रामीण मंत्रालय का गठन इसी सदन ने देखा। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उसका निर्माण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द आज भी यहां गूंज रहे हैं। इस सदन में मनमोहन सिंह की सरकार कैश फॉर वोट का कांड भी इसी सदन में देखा और लंबी समस्याओं का समाधान भी इसी सदन में हुआ। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए।
बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आप 75 साल के संसदीय इतिहास पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर निशाना भी साधा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता तो कुर्सी छोड़ दें, आपको बात बात पर डराने की जरूरत नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश की नींव पड़ रही थी। जो पत्थर नींव में पड़ते हैं वो दिखते नहीं हैं, जो दीवार पर लिखे जाते हैं वही दिखते हैं। ये वहीं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो तो पंडित नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर की बात जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू जी को तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, वहीं बाबा साहब अंबेडकर को हम संविधान के जनक के रूप में मान्यता देते हैं। जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अंबेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहां की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था। यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका एक बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है, सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के स्पीकर टाइमलाइन बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
स्पीकर से अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने की समय सीमा जो है वो अब उन्हें बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के समय दिया है जिसमें उन्होंने समय सीमा मांगी है। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 38 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को जल्द फैसला करने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आशीष भार्गव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये क्योंकि काफी दिन पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर इस पे फैसला दें, तो आज किसका इंटरवेंशन था और किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है इस पर? जी देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्पीकर जो है वो उचित समय पर निपटारा करे। जो अयोग्यता पर शिंदे गुट के यानी एकनाथ शिंदे और उनके 38 जो विधायक हैं उनके गुट के, उनके खिलाफ जो उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्यता की एक एप्लीकेशन दी थी, अर्जी दी थी, उस पर निपटारा करें। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ था, तो जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके सुनील प्रभु जो विधायक हैं, जो पहले रहे थे विप रहे थे, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सीधे सीधे स्पीकर को कहे कि जल्द से जल्द इस अयोग्यता का निपटारा करे, इस अर्जी का निपटारा करें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, स्पीकर को फटकार भी लगाई है और कहा है कि 11 मई से अब तक आपने कुछ नहीं किया है, ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने में जो सीबीआई DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले को अनिश्चित काल तक खींचा नहीं जा सकता, इस मामले में फैसला होना जरूरी है। इसलिए कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर स्पीकर इस मामले को लिस्ट करें, इस पर सुनवाई शुरू करें और 2 हफ्ते के भीतर समय सीमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि आखिरकार इन मामलों में कब वो फैसला योग्यता पर अपना कर देंगे। तो काफी कड़ा रुख यहाँ पर अपनाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि बहुत सारे मामले स्पीकर के पास लंबित हैं, वो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तमाम दलीलों को नकार दिया। जी, तो तमाम दलीलों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि आप जल्द से जल्द टाइमलाइन बताएं, क्योंकि अनिश्चितकालीन तक ये मामला स्थगित नहीं किया जा सकता। इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यापक असर जरूर पड़ेगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।